आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज की खास पेशकश भारत का संविधान सबका अभिमान। इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की मूल भावना, उसके महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता पर। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह देश की आत्मा है। एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को अधिकार देता है, कर्तव्यों का बोध कराता है और समानता, न्याय व स्वतंत्रता की नींव रखता है। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी अरविंद कुमार पासवान जी, जिनसे हम जानेंगे संविधान का वास्तविक महत्व क्या है, इसके मूल सिद्धांत किन आधारों पर टिके हैं और आम जनता के जीवन में इसकी क्या भूमिका है। साथ ही समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यह संविधान आज के दौर में कितना प्रासंगिक है और इसे लेकर समाज में जागरूकता कितनी जरूरी है। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मेरे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी अरविंद पासवान जी उपस्थित हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर जोहार इंडिया न्यूज ने एक पहल की है। एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है भारत का संविधान सबका अभिमान। और भारत का संविधान सबका अभिमान की इस दूसरी कड़ी में हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी अरविंद कुमार पासवान जी मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि संविधान को लेकर के समाज कितना जागरूक है। अरविंद जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्षों से अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग हैं जो संविधान से प्रभावित हुए हैं और इसके सकारात्मक पहलू को जो है जानते हैं? देखिए रोहित जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि इसके सकारात्मक पहलू कितने लोग जानते पहचानते हैं। देखिए, 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ जी, उसी समय से भारत की समस्त जनता इस संविधान से रूबरू हुआ। चूंकि संविधान से ही कोई देश चलता है, कानून से ही कोई देश चलता है, इसलिए आज के समय उस समय से आज तक हमारा संविधान ही हम सबों की जनता के लिए हृदयगामी है। इसलिए हम सभी भारत की जनता को भारतीय संविधान को एक पवित्र ग्रंथ की भांति उसको दिल में संजो के रखना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए और उनके हर चरित्र को जानना चाहिए। लेकिन प्रायः देखा जा रहा है तथाकथित कुछ नेताओं के द्वारा संविधान का विरोध किया जाता रहा है। संविधान की प्रतियां भी उन्होंने जलाई। तो ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर देश में दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो हमें लगता है कि 26 जनवरी 1947 के बाद से हमारा देश जब आज़ाद हुआ वर्तमान तक सभी सरकार ने संविधान की मान्यता देकर संविधान के अनुरूप चला है। कुछ एक लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समुदायों से प्रॉब्लम होती है। ये संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है और वैसे लोग चिढ़ते हैं इन सब चीज़ों से कि संविधान के तहत इनको अधिकार मिला है तो ये एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत वो चिढ़ करके संविधान का विरोध करते हैं। लेकिन संविधान तो सबके लिए है। निस्संदेह संविधान सबों के लिए है, किसी भी जाति समुदाय के लिए है। क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है, इस देश में निवास करने वाले सभी व्यक्ति संविधान के ही तहत चलते हैं। तो इसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है कि नहीं कोई नहीं माने इनको। जैसा कि हम लोग अंबेडकर जी की जयंती को लेकर के इस एपिसोड को हम लोग चला रहे हैं, अंबेडकर जी की विचारधारा क्या रही थी जिससे वो समाज को बदलना चाहते थे, समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन अभी का जो परिदृश्य है उसमें समाज में कई सारी कुरीतियां जो हैं जन्म ले चुकी हैं। इससे कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे इन सभी चीजों से बाहर निकला जाए? देखिए रोहित जी, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं आप। 14 अप्रैल 1891 को भारत की भूमि पे एक सितारा का अवतरण होता है
जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में पूरा विश्व जानता है। जी, बिल्कुल। भीमराव अंबेडकर जब प्रथम क्लास से प्रारंभ किए थे, उनको वंचित और शोषित के रूप में उनको प्रताड़ना मिली थी जी, और उनको क्लास में सबसे पिछला पावदान पे बैठने के लिए, जहां अन्य वर्गों के बच्चे जब जूता चप्पल खोलते हैं वहां पे बैठने के लिए उनको स्थान मिला था। जी, इसके बावजूद वो क्लास में टॉप किए थे। जी, बिल्कुल। स्कूल के नियम के अनुसार जो टॉप करता था, फर्स्ट करता था, उसको आगे की पंक्ति में बैठने का नियम था। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब टॉप करने के बावजूद भी उनको उसी जूते के बगल में बोरी बिछा के बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, शोषित समाज से आते थे, वंचित समाज से आते थे। जी, तो आज उस समय का दौर से लेकर के बाबा साहब का 32 डिग्रियां हासिल करने तक पूरे विश्व जान चुका था जी, कि ये ग्रेट सितारा है। बिल्कुल। पूरे न अपितु भारत का। उन्होंने इंग्लैंड में गया तो वहाँ भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया में गया तो वहाँ भी वहाँ के विश्वविद्यालय में टॉप श्रेणी में उन्होंने रखा। आज भी भारत के कुछ लोग अगर अध्ययन के लिए जाते हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा होता है कि भारत का कोई छात्र यहाँ आकर के ऐसा परचम लहरा के गया है कि आज भी वहाँ के इंस्टीट्यूशन इसको नंबर 1 की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि न कि अपितु भारत में, विदेशों में भी डॉक्टर साहब अम्बेडकर का डंका बजता है। संविधान निर्माण का जिसे प्रारूप समिति कहते हैं, उसमें 7 सदस्य थे, जी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जी, गोपाल स्वामी अय्यर थे, कृष्णा जी। स्वामी अयंगर थे, के मुंशी थे, जी, बी.एन. राव थे, जी, डी.पी. खेतान थे, जी, अन्य 7 थे। तो आप सभी जानते होंगे, या आप अगर नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए कि 7 में से एक तो ज्वाइन ही नहीं किया था। अच्छा, 2 आदमी इस्तीफा दे दिए थे, 1 आदमी डेथ कर गए थे। तो प्रारूप समिति में कितने लोग बचे? और बाकी इसमें भी सबसे अधिक अगर कोई जानकार थे तो के मुंशी थे। जी, बाकी सब ऐसे ही एक मेंबर बन गए थे। जानकारी थी, लेकिन जितना भीमराव अंबेडकर ख्याति प्राप्त कर चुके थे, उनके अनुपात में वो कहीं नहीं थे। बिल्कुल। तो आप प्रारूप समिति के सभी मेंबर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए, इसके बाद डिबेट कीजिए, तो पता चलेगा कि बाबा साहब कहाँ थे और बाकी सदस्य के लोग कहाँ थे। जिसमें एक तो ज्वाइन ही नहीं किए, जी। 2 डेथ कर गए, 2 रिजाइन कर गए, तो बाकी कितने प्रारूप समिति में बचे? सही बात है। तो आप फिर कहिएगा कि नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, तो आपका ज्ञान का कमी है, बाबा साहब का ज्ञान का कमी नहीं है। मुझे लगता है कि संविधान का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने शायद संविधान के अधिकारों को ठीक से जाना ही नहीं है। देखिए, बाबा साहब ने सिर्फ दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए ही संविधान नहीं लिखा। बिल्कुल। समानता का सिद्धांत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सभी वर्गों पे लागू है। जी, बिल्कुल। इसमें सिर्फ केवल दलित, शोषित, वंचित लोग ही नहीं आते हैं, जी, बिल्कुल। समस्त मानव समुदाय आते हैं। जी, बिल्कुल। इतना ब्रॉड थिंकिंग को, इतना नैरो थिंकिंग से लेकर के चलिएगा तो आप संविधान को नहीं समझ पाइएगा और बाबा साहब को नहीं समझ पाइएगा। आपको समझना होगा उसके। जी, जी, जी। जैसा कि हमारे सीरीज का उद्देश्य यही है कि संविधान के बारे में लोग जानें। भारत का संविधान सबका अभिमान, इस सीरीज का नाम हम लोगों ने इसीलिए रखा है क्योंकि संविधान सबका है और सभी इसका बराबर उतना ही उपयोग कर सकते हैं जितना कि एक दलित, शोषित, वंचित की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो है, दलितों की यदि बात की जाए तो एक बात निकल करके आती है कि बाबा साहब को सिर्फ जो है किसी एक विशेष जाति से जोड़ करके देखा जाता है। नहीं, यही तो ज्ञान की कमी है उन लोगों में। बाबा साहब ने जब लेबर एक्ट, कानून मंत्री थे, तो लेबर एक्ट बनाया था केवल वंचित, शोषित दलितों के लिए ही बनाया था क्या? बाबा साहब ने जब एजुकेशन के लिए कानून बनाया था, केवल शोषित शोषित वंचित के लिए बनाया क्या? बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार जो दिलाया था, केवल शोषित वंचितों के लिए दिलाया क्या? सभी जाति समुदाय के लोगों के लिए दिया। वो इतना छोटे विचार के नहीं थे कि सिर्फ दलितों के लिए सोचते। हाँ, दलितों के लिए कहाँ सोचते थे? जहाँ उनका अधिकार और उनके साथ अस्पृश्यता की बात आती थी तो वे सोचते थे, चूंकि उस वर्ग से आते थे और उसका पीड़ा वो जानते थे। आज भी अगर आपके साथ या किसी
बड़े समुदाय के लोगों के साथ अगर कोई इस तरह का भावना रखे, वो भी उतना ही पीड़ित होंगे जितना हम पीड़ित हुए। बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे अब एक अंतिम सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस तरह से कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, इस बात को कितने प्रतिशत युवा हैं जो कि आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उदाहरण के तौर पर तो लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ उदाहरण मात्र जान पाने से क्या हम आगे बढ़ जाएँगे? देखिए, बाबा साहब उस समय बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आम धारणा यही है, जी, नॉलेज इज़ द पावर। जी बिल्कुल। आपके पास जितना नॉलेज रहेगा, आप उतना ही पावरफुल रहिएगा। तो इसको उसी संदर्भ में बाबा साहब ने बोला था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके पास जितना डीप नॉलेज रहेगा, उतना ही आप मजबूत रहिएगा, उतना ही आप पावरफुल रहिएगा, उतना ही प्रभावशाली रहिएगा आप। तो बाबा साहब ने वो भी बात बोला था, लेकिन बाबा साहब एक और बात बोला था, बहुत कम लोग जानते हैं कि पैर में जूता या चप्पल रहे या ना रहे, लेकिन हाथ में पुस्तक ज़रूर रखो, ताकि तुम्हारा तलवार का काम कर सके। तो हर छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका पैर में कितना ब्रांड का जूता है कि नहीं है, चप्पल है कि नहीं है, लेकिन आपके हाथ में किस टॉप लेवल का राइटर का पुस्तक आपके हाथ में है कि नहीं, ये देखना होता है। जी साथियों, ये बहुत मायने रखती है, जो बात इन्होंने बताई हमें, और हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख पा रहे होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि पैरों में जूते या चप्पल हो ना हो, हाथों में किताब ज़रूर होना चाहिए। इसी कथन के साथ में कार्यक्रम समाप्त करने से पूर्व आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंबेडकर जयंती के अवसर पर उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोहित जी, जिस तरह से शरीर बैठा है और हाथ, पैर, आँख, नाक, मुँह बन करके एक अरविंद का रूप धारण किया है, उसी प्रकार से भारत का भी अनेक रूप है। बिल्कुल। विविधता में एकता है। जी। अगर हम शरीर के इस भाग को बहुत सुंदर रखें और इस भाग को कुरूप रखें, तो मैं सुंदर नहीं कहलाऊँगा। इसी प्रकार से भारत के जो वर्ग हैं, एससी, एसटी, जनरल, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर कोई एक वंचित रहेगा तो भारत सुंदर नहीं होगा। इसलिए सबों को सुंदर बनाने के लिए सबों को सजाना होगा, तभी भारत सुंदर बनेगा। तो साथियों, आपने सुना कि शरीर का एक भाग अगर सुंदर न हो तो मानसिक तौर पर इस समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं, अपने देश में सहभागिता नहीं दे सकते हैं। हमें पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर होना होगा। इसी कल्पना के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की कल्पना की थी, और यही वजह भी रही है कि उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। इन्हीं तरह के तमाम लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जोहार, जय संविधान।